रूस के खिलाफ यूक्रेन को परमाणु हथियार चाहिए। यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ ज़ेलेंस्की ने यह बयान दिया है। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता भी सुरक्षा की गारंटी है। यूक्रेन में विदेशी सेना तैनात करने पर भी विचार होना चाहिए, यह भी उन्होंने कहा है। तो यूक्रेन कैसे अपने आप को और मजबूत कर सकता है रूस के खिलाफ, इसको लेकर अपने विचार सामने रखे हैं। लेकिन अमिताभ जी, जब हम ये बात करते हैं कि इस युद्ध में रूस युद्ध में बना रहेगा, तो यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ जो उसका तनाव है वो किसी सूरत में कम नहीं होगा और दुनिया में भी जो तनाव है वो कम नहीं हो रहा है। लेकिन भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज भारत का जो रीजनल इलाका है, यानी चीन और पाकिस्तान है, उनके साथ भारत का तनाव है और उसमें रूस की भूमिका क्या हो सकती है। अभी तक अहम भूमिका रही है रूस की। देखिए, भारत ये जानता है कि रूस और चीन के बहुत अच्छे संबंध हैं और पाकिस्तान के साथ भी उनके संबंध हैं। बहुत अच्छे तो मैं नहीं कहूँगा, और लेकिन हमने कभी भी रूस को भारत ने चीन के चश्मे से नहीं देखा है। हमने उनको माना है कि हम इंडिपेंडेंट पार्टनर्स हैं और कम से कम 1971 पूर्व सोवियत संघ से लेकर आज तक सबसे रिलायबल पार्टनर कोई रहा है तो वो रूस ही रहा है। लेकिन चैलेंज हमारे समक्ष क्या है? एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम पूरी तरह से रूसी मिलिट्री हार्डवेयर पे डिपेंडेंट हैं। अभी भी इतने सालों बाद भी 70% जो हमारे मिलिट्री हार्डवेयर हैं वो रूसी ओरिजिन के हैं, सोवियत ओरिजिन के हैं। तो हमें उनकी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मेंटेन करनी है। हाँ, कुछ पिछले 4 साल में जब से रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है उनमें जो हमारी सप्लाई है उसमें थोड़ी बाधा आई है, लेकिन ऐसा 90 के दशक में भी था। रूस ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, अभी हम उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं और सबसे बड़ा फायदा है लेकिन अमिताभ जी, हमने बहुत डाइवर्सिफाई किया है। जो हमारा डिपेंडेंस पहले था रूस पर हथियारों को लेकर, जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे पास पहले के पुराने बहुत हथियार हैं रूस के दिए हुए, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए हमारा डिपेंडेंस है। लेकिन हमने 2014 के बाद से बहुत डाइवर्सिफाई किया है और ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम रूस को ये बता पाएं कि देखिए, हम डाइवर्सिफाई करेंगे, आपके साथ भी हमारा संबंध है, लेकिन अमेरिका के साथ या फ्रांस के साथ भी हमारे जो संबंध है वो हम उसी तरह से जारी रखेंगे, वहां से भी हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट करेंगे। अमिताभ जी, देखिए, डाइवर्सिफाई किया है और इस समय 36% यानी 2019 से 24 के बीच हम 36% उनसे आयात करते हैं अभी अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट। लेकिन आप ये जान लीजिए, सिवाय फ्रांस के हम जितने भी बड़े इक्विपमेंट्स हैं, जैसे एयरक्राफ्ट हैं, इल्यूशन कैटेगरी है, सू है, वो उन्हीं से खरीदते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकता, यूके रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकता जब हमको सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन आप देखेंगे, जैसे 2002 में अगर आंकड़ा देखें तो 89% हमने रूस से खरीदा था, वही 2012 में फिर 70% खरीदा। लेकिन इस समय चूंकि उनका युद्ध है थोड़ा कम हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन का यह मतलब है कि रिलायबिलिटी भी चाहिए, और रिलायबिलिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, राइट टू प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, ये सिर्फ पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर ले तो हमें रूस ही देता है। जैसे हम ब्राह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी लाइसेंस हमें मिली। ठीक है, तो मतलब आपके मुताबिक हम भले ही डाइवर्सिफाई करें, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसा रूस ने हमारे साथ किया है वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सर तिवारी सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि हमारी डिपेंडेंस को हमें और कम करना चाहिए या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ये जो मुद्दे हैं उस पर हमें और बात करनी चाहिए रूस के साथ, क्योंकि वो हमेशा होता रहा है पहले से भी? सुमेरा, हमारा टेक्नोलॉजी वॉर मैकेनिज्म में, इक्विपमेंट्स में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बाय इटसेल्फ हम अकेले आगे बढ़ सकें इसके लिए टाइम बहुत लगता है। हमें दूसरे का सहयोग और कोलैबोरेशन की अत्यंत आवश्यकता होती है। जिस तरीके से रशिया ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है, जिस तरीके से हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है और जिसकी एक्यूरेसी हमने ऑप सिंदूर में सिद्ध कर दिया है, ये विश्व के लिए उदाहरण है कि कितना अच्छा इक्विपमेंट इंडियन साइंटिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो छोटा मोटा सहयोग अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जहाँ तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का सवाल है, हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं।